आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathongo for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathongo बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2022 के केमिकल बॉन्डिंग के टॉप क्वेश्चन। और आज के सेशन में हम आपको कुछ होमवर्क भी देने वाले हैं जो आपके काम आएगा। ऐसा होमवर्क नहीं है कि जो आपको सॉल्व करना पड़े, बट ऐसा होमवर्क है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, मे बी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नोट्स की फॉर्म में आप ढूंढ रहे हो, परेशान हो, यार ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपको नोट्स की फॉर्म में मिलने वाली हैं जो कि आप आराम से लेक्चर के बाद पढ़ सकते हो। तो दैट होमवर्क विल बी मोर लाइक ए रिवॉर्ड, राइट। तो चलिए लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आपको साथ में स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मेरे साथ, अगर आपको पहले से आंसर उसका आ गया है तो आपने चैट में साथ के साथ आंसर भी लिखना है, बताना है। और अगर उसके रिगार्डिंग कुछ और आप कन्वे करना चाहते हो तो बाद में आप कमेंट्स में लिख सकते हो, बट साथ साथ में चैट पे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ओके, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर लीजिए। 30 सेकेंड का समय आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नॉट मोर देन दैट। देखिए, नंबर ऑफ लोन पेयर और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। देखिए, ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रोमीन के पास? 7। 7 में से फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वहां पे यूज हो जाएंगे। बाकी के क्या बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड हैं, मिला के हुए 5। तो स्टेरिक फैक्टर आ गया 5। तो 5 पोजीशन जब ऑक्यूपाई करनी होती सेंट्रल एटम के अराउंड तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये आ गया Br, ये 3 पोजीशन पे फ्लोरीन आ गया और बाकी के 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम टी शेप कहते हैं ना इसको। अब BrF3 बोल दो या ClF3 बोल दो, एक ही जैसे हैं, टी शेप है। नाउ द पॉइंट इज, क्या ये F ब्रोमीन F जो एंगल है ये परफेक्टली 180 डिग्री है कि नहीं? जल्दी से बताइए, चैट में साथ में आपको बताना भी है कि क्या फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन जो बॉन्ड एंगल है, क्या ये परफेक्टली 180 डिग्री है या नहीं? डेफिनेटली इट इज नॉट 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को इधर से उतनी रिपल्शन नहीं मिल रही है, पर यहाँ के लोन पेयर से ज्यादा रिपल्शन मिलेगी। तो एक तरफ से कम मिलेगी, एक तरफ से ज्यादा मिलेगी। तो जब दोनों तरफ से रिपल्शन बराबर हो, बैलेंस हो रही हो, तब तो आप बोल सकते हो कि सर आइडियली ये 180 होना चाहिए। पर इन द प्रेजेंस ऑफ अनइक्वल अनबैलेंस्ड रिपल्शंस द बॉन्ड एंगल विल बी डेफिनेटली स्लाइटली लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पे 2 हैं और बेंट, दैट इज टी शेप। अब बेंट टी क्यों लिखा हुआ है? बेंट टी इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट टी नहीं है, ये टी कुछ ऐसा है, हल्का सा ऐसा है, हल्का सा। ये तो मैं थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर दिया, बट एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है, बेंड हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले अब ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क है कि जैसे आप देखते हो ना कि VSCPR में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते हैं कि सेंट्रल एटम के राउंड अगर 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करनी तो लीनियर, 3 हो तो ट्रायगोनल प्लेनर। तो इस डायग्राम से अब आपको समझ आएगा कि ओके, अगर 3 डायमेंशन में हम स्पेस को एज्यूम करें लाइक अ स्फीयर, तब सेंट्रल एटम से ये देखो यहाँ पे तीनों पोजीशन बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो हम पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं। टेट्राहेड्रल में देखो सेंट्रल एटम से 4 कैसे अलाइंड है, तो ये चारों पोजीशन इस स्फीयर के सरफेस पे आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। जब सेंट्रल एटम के राउंड 5 चीजों को अरेंज करना हो, स्टेरिक फैक्टर 5 हो, तो इस तरह का अरेंजमेंट आता है। ये आपके 3 क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये 2 एक्सियल पोजीशन है। फिर ये ऑक्टाहेड्रल आ गया, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल आ गया, ठीक है। तो दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द VSCPR का जो पोजीशनिंग है इन अ बेटर वे, ठीक है। देख लेना इसको, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टर। चलिए सॉल्व करें 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, और आंसर आपको चैट में लिखना है साथ के साथ, ठीक है। देखो, मैं एक एक बच्चे की चैट तो नहीं पढ़ पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, बट आप अगर साथ में देखो पार्टिसिपेट करोगे तो आपकी ना एक इन्वॉल्वमेंट होगी और लर्निंग में मजा आएगा। नहीं तो इट विल बी लाइक कि हाँ मूवी चल रही है और हम देख रहे हैं। देखो, LiCl, NaCl, KCl, CHCl, अब सभी में
कॉमन क्या है, एनायन कॉमन है, तो जो पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर है वो कॉमन है, उसको इग्नोर करो। कैटायन डिफरेंट है, कैटायन को देखो, सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, Li पॉजिटिव। जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही कोवलेंट नेचर ज्यादा होता है। तो LiCl में कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा, और डाउन टू ग्रुप जाओगे तो कोवलेंट नेचर कम होगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट, सबसे ज्यादा LiCl में कोवलेंट है, ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। ठीक है, तो ABCD थर्ड ऑप्शन। और ये फजान रूल वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के पास पोलराइजिंग पावर होती है, और जो एनायन है उसके पास पोलराइज होने की टेंडेंसी, दैट इज पोलराइजेबिलिटी होती है, एंड द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करवाना है हमें। हमारे पास ये 4 कंपाउंड हैं, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनकी ज्योमेट्री के बारे में बात करनी है, और 30 सेकेंड काफ़ी है ना? ये तो आई थिंक टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए चैट में कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले कि फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है। देखो XeO3, जिनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेंगे तो 3 डबल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हमारे खर्च हो गए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3, टेट्राहेड्रल है। अब देखो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, पर अगर आप शेप की बात करें तो शेप कैसी है, पिरामिडल, क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर को हम शेप को डिफाइन करते समय इग्नोर करते हैं, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते। देन XeF2 लीनियर विथ 3 लोन पेयर, राइट, तो XeO3 को मैच करवा देंगे हम sp3 और पिरामिडल के साथ, तो A मैच कर जाएगा 2 के साथ, ऐसा एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने कहा 30 सेकेंड, डायरेक्टली पहले ऑप्शन को सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, XeF2 लीनियर था, पर क्योंकि स्टेरिक फैक्टर 5 है, टोटल 5 पोजीशन है सेंट्रल एटम के अराउंड, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। XeOF4, ये आ गया XeOF4, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, बट अगर आप शेप की बात करें तो वो स्क्वायर पिरामिडल है, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। ठीक है, और XeF6 तो सारे जानते हैं, 6 के 6 बॉन्ड बन जाएंगे, और उसके बाद भी एक लोन पेयर बचेगा, और टोटल कितने होंगे, स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा 7। पर 7 में XeF6 में ऐसा नहीं है कि सर 7 है तो पेंटागनल बाइपिरामिडल बनेगा, नो, इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि XeF6 का जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट आता है वो कैसा आता है, क्योंकि 6 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर बन रहा है, तो लोन पेयर को कैंसिल करने वाला दूसरा लोन पेयर तो नहीं है, तो उस तरीके से अगर हम सोचें तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में, इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, लोन पेयर की पोजीशन क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, अब आपके लिए एक और होमवर्क है, बेंड्स रूल। जो बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं कि सर बेंड्स रूल को समराइज करना है या रिवाइज करना है, सिंपली आप इस एक स्लाइड से बेंड रूल को समराइज कर सकते हो अपने लिए, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा पी कैरेक्टर हो। ठीक है, और ज्यादा पी कैरेक्टर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में किसके पास होता है, एक्सियल बॉन्ड्स के पास होता है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखते हो। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मोर पी परसेंटेज आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मोर एस परसेंटेज आता है। एस परसेंटेज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के पास ज्यादा होती है। फाइन, तो लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर, मतलब वो कहां पे रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, समराइज कर दिया हमने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए है ये कहानी। नेक्स्ट वन, चलिए अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करेंगे हम। 30 सेकेंड फॉर दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो 30 सेकेंड में है, जल्दी से एक बार आंसर दीजिए चैट में। और ये सीरीज कैसी चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वो भी काफ़ी स्कोरिंग और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो उसके बारे में भी कुछ अगर आपको आइडिया इनपुट देना हो तो भी आप दे सकते हैं बिफोर वी स्टार्ट दैट। ठीक है, टुमारो। देखिए BrF5 की बात करें, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 ने सिंगल बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, और एक लोन पेयर बच गया, तो 5 सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल 6 पोजीशन ऑक्यूपाई हो रही हैं, तो स्टेरिक फैक्टर इज 6। तो ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री, बट एक लोन पेयर था, 5 बॉन्ड है, तो आपका स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। तो BrF5
ये मैच कर गया, स्क्वायर पिरामिडल, एक आ गया 2 के साथ और एक 2 के साथ, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आराम से सॉल्व हो गया। इसके आगे मुझे लगता नहीं कुछ और करने की ज़रूरत है। जैसे PCl5 की अगर आप बात करें तो PCl5 कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के पास, पांचों से एक एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। देन CrF6 3 नेगेटिव, तो CrF6 3 नेगेटिव किससे मैच कर जाएगा, क्रोमियम 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 6 लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन हो गया ये, राइट। तो ऑक्टेडल ज्योमेट्री, ओजोन हम जानते हैं बेंट बनता है ओजोन लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर इज इन, अगेन इसको कितना समय लगना चाहिए, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि SF4 का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है SF4 का। अब बच्चे इसमें इसको बोलते हैं सीसॉ शेप, और आइडियली ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री होना चाहिए, पर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है, तो इक्वल रिपल्शन नहीं है, अनइक्वल रिपल्शन है। तो बॉन्ड एंगल मैंने बताया था इसमें कि अराउंड 178 डिग्री का ये रहता है, पर चलो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 180 डिग्री बोल सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली, ओके। नाउ अब देखिए, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर इज इन, ये लोन पेयर बच्चे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, दैट इज ट्रू, ये वाला पॉइंट सही है, एक्सियल पोजीशन गलत हो गया, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पहले हमने एलिमिनेट कर दी। अब इक्वेटोरियल पोजीशन के होने के बाद देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन 90 डिग्री, देखो ये इसके साथ 90 डिग्री पे है, तो ये एक आ गया 90 डिग्री का रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और एक इसके साथ आ गया, राइट। इस लोन पेयर और उस फ्लोरीन में लगभग 120 डिग्री का एंगल है, लगभग, एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि अनइक्वल रिपल्शन होंगी, तो ये 120 वाला होगा, ये वाला भी 120 वाला होगा, तो 90 डिग्री पे आप बोल सकते हो कि 2 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन आ रही है, पहला पॉइंट सही है। यहां बोल रहा है कि 3 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन 90 डिग्री पे, 3 तो नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी 30 सेकंड में आप जल्दी से आंसर दे सकते हो उसको, और ये भी बताइए कि क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है क्या, ये भी बताना है, ठीक है, चैट में बताना है साथ के साथ। देखो, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस आर एज्यूम्ड टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज ट्रू। PCl5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांचों ने सिंगल बॉन्ड बनाया, परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहां पे आ रही है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बात भी सही है। PCl5 has 2 axial bonds stronger than the 3 equatorial bond, ये बात गलत हो गई, क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं। अभी पीछे जब हम बेंट रूल पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल बॉन्ड्स के पास p कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जब भी किसी बॉन्ड में p कैरेक्टर ज्यादा होगा, बॉन्ड लंबा होगा, वीक होगा, s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो छोटा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड में p कैरेक्टर ज्यादा होता है, एंड दिस इज डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी पी ब्लॉक। अगर आप पढ़ेंगे, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ देखो 240 पाइकोमीटर दिया हुआ है, और इक्वेटोरियल की 202 पाइकोमीटर, सब्सटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, कम नहीं है। तो देखिए, इन द गैसेस एंड लिक्विड्स फेजेस इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर एज शोन बिलो, द 2 axial bonds are longer than equatorial bond, this is due to the fact that axial bonds suffer more repulsion, एक्सियल बॉन्ड को 3 तरफ से रिपल्शन मिल रही है, ओवरऑल ज्यादा रिपल्शन को मिलती है, तो बॉन्ड लंबा हो जाता है ताकि दूर चला जाए, दूर चला जाएगा तो रिपल्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो खुद को स्टेबलाइज करने के चक्कर में बॉन्ड लेंथ बढ़ा लेता है, ठीक है। पर यही PCl5 जब सॉलिड स्टेट में इसको देखते हैं तो ये ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, सॉलिड स्टेट में ये PCl4 1 पॉजिटिव और PCl6 1 नेगेटिव, इस तरह से कैटायन एनायन की फॉर्म में आयनिक सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, जबकि गैसेस और लिक्विड फेज में ये ऐसा PCl5 की मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डन, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अब ये आपके लिए बॉन्ड एंगल्स की कहानी है, जैसे बॉन्ड एंगल को हमने जब कंपेयर किया था, ये सेंट्रल एटम है और ये आपके टर्मिनल एटम है, जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में है तो ये कुछ एंगल आया। व्हेन सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, काफी नजदीक आएंगे तो रिपल्शन होगी, तो एंगल बड़ा होगा। जब बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े नीचे की तरफ आ जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो
और एंगल छोटा हो जाएगा। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आपके लिए ये मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या भी कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कभी डाउट आ गया और एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू याद नहीं है, वो तो चलो याद नहीं होती हैं, बट अगर आपको कंपेयर करना हो तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड एंगल्स आपको यहाँ पे एक ही जगह मिल गए, ये काफ़ी काम आएगा आपके। नेक्स्ट वन देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव एंड ऑल सब कुछ, द नंबर ऑफ स्पीशीज शोइंग डायमैग्नेटिज्म इज। चलिए इस क्वेश्चन को कितना समय आपको लगना चाहिए? 45 सेकेंड्स। जल्दी से बताओ, लेट्स से कि कौन सबसे जल्दी सबसे पहले आंसर देता है। अब क्या सर इसको हम बिना किसी इंफॉर्मेशन के सॉल्व कर सकते हैं, बिना कुछ लिखे? एग्जैक्टली अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ध्यान से एक बार पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने दिखाया था, वो इस लेक्चर में भी देखेंगे उसको भी हम। देखिए, नंबर ऑफ स्पीशीज शोइंग डायामैग्नेटिज्म, N2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। yes. तो N2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने तो वो पेयर डिस्टर्ब हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो डायमैग्नेटिक N2 तो है, N2 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा, N2 डायमैग्नेटिक, एक और आएगा तो वो सिंगल रहेगा बेचारा। N2 में दो और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। अब ये जो दो और हैं, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि वो सोच सकता है कि सर वो जो दो आएंगे, ठीक है, वो पेयर अप कर जाएंगे। वो तो इस पे डिपेंड करता है कि N2 के ऊपर नेक्स्ट जो आपका ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसको ल्यूमो बोलते हैं, वो कैसा है। ठीक है, वो दो हैं और वो सिंगल है। चलो उसको देखते हैं। N2 बचे, ये होमो था, इसके ऊपर जो ल्यूमो है वो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p है, मतलब वहाँ पे दो ऑर्बिटल है। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन और गेन कर भी ले, वो दोनों यहाँ पे सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, जस्ट लाइक O2। ओके, तो आप ऐसे समझो ना इसको कि N2 दो इलेक्ट्रॉन और गेन करके किसके बराबर हो गया? O2 के बराबर हो गया। तो क्या O2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं? नहीं, तो N2 2 नेगेटिव में कैसे हो जाएंगे फिर? तो N2 2 नेगेटिव और O2 का अरेंजमेंट सिमिलर होगा, तो ये भी नहीं होगा। अकेला O2 कैसा है? इज इट डायमैग्नेटिक? डेफिनेटली नॉट, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। O2 1 नेगेटिव है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब भी ये यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा, एक अनपेयर्ड अभी भी बचेगा, तो स्टिल इट विल बी पैरामैग्नेटिक। एंड अब देखो, यहाँ पर आप गलती नॉर्मली कर सकते हो कि O2 1 पॉजिटिव भी पैरामैग्नेटिक होगा, O2 1 नेगेटिव भी पैरामैग्नेटिक होगा, बट O2 2 नेगेटिव विल हैव कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू F2। तो F2 में सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन था, दैट सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं चैट में किस बच्चे ने सही आंसर दिया हुआ है। देखो जल्दी जल्दी से कंफर्म करते ये किनका आंसर सही आ रहा है। तो डायमैग्नेटिज्म वाले कितने आ गए हमारे पास? 1 and 2, तो आंसर इज 2 ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, अब सिमिलर क्वेश्चन आ गया, ये तो आई थिंक आप लोग और भी जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बतानी है इनमें से, तो इसमें अगेन अगर ये वाला डायग्राम जो हमने देखा था ये आपको पता हो तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। B2 में देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक में कौन आ गया आपका? B2 है। Li2, लिथियम 2 में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सारे सारे पेयर करके, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। C2 में देखिए, C2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, C2 1 नेगेटिव में एक और गेन कर लेगा तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 2 नेगेटिव इज ऑलरेडी लाइक F2, तो सारे सारे पेयर हैं वो डायमैग्नेटिक है। O2 1 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक, और He2 1 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है अनपेयर्ड तो होंगे, तो 1 2 3 एंड 4, 4 स्पीशीज है। ठीक है, तो अब समझ आ गया कि ये वाला जो डायग्राम है आप एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए बस। ठीक है, काफी है, काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कौन बताएगा इसका आंसर सबसे जल्दी? इसका आ रहा है, ठीक है, चलो मैं भी देख लेता हूँ जरा क्या चल रहा है चैट में। देखो फालतू की डिस्कशन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, जब भी क्लास हो, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से तैयारी भी हो रही है। आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रह पाओगे, ये चीज़ आपको इवेंचुअली एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो फोकस अपना बिल्कुल लूज नहीं करना है, फालतू की बातों पे ध्यान देना ही नहीं है। कोई बाकी कर रहा है उसको छोड़ो, उसको करने दो, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCN H2O NH3, ठीक है,
और यहाँ पर जैसे CH4 वगैरह ले लिया। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से फ्रेम करना चाहिए था। CH4 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग CH4 में होती ही नहीं है, तो इस बेचारे को यहाँ पे ले आए, गलत हो गया ना, ये नहीं लाना चाहिए था। अब देखो H2O और NH3 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसलिए वाटर आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, अमोनिया फिर भी थोड़ा सा गैसेस फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो H2O विल हैव स्ट्रॉन्गर देन NH3, तो पहला पॉइंट तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में देखो HCN से बेटर उन्होंने CH4 कर दिया। अरे HCN में नो डाउट कि HCN में भी उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिनेरियो नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन विनो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो फिर भी HCN इज बेटर देन CH4 ना, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे NH3 फिर HCN फिर CH4, यस इट मेक सेंस, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को बेटर फ्रेम कर सकते थे, बिकॉज CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, और हमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, जब हो ही नहीं रही है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही कहां से आती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन में क्या है कि जनरली बच्चे, यानी अब आप लोग सोचते हैं ऐसा कि नहीं सोचते हैं, जब भी हम एक मॉलिक्यूल के लिए एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि बेटा ये वाला बॉन्ड इक्वेटोरियल रखेंगे, इसको एक्सियल रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, कभी आपने पूछा है कि क्यों, फिर किसी और अरेंजमेंट में क्यों नहीं रखेंगे, कहीं और रख दें, अगर इसको किसी और तरीके से बना दें इसको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, तो क्या दिक्कत आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही सही है, ये कैसे डिसाइड हुआ। अब देखो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, मेरे एक्चुअली ये 15-20 साल पुराने नोट्स होंगे ये प्रॉबेबली, ठीक है। देखो तो ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर XeOF3 1 नेगेटिव। तो सबसे पहली बात है, आप देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितने लोन पेयर आएंगे, कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, और आप देखो उनको किस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए। अब हम क्या करते हैं, हर एक स्ट्रक्चर में ये चेक करते हैं लोन पेयर रिपल्शन कितनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत स्ट्रांग होती है, तो दोनों लोन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश की जाती है। जैसे कि वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पे आ गए, यहाँ पर भी 90 डिग्री पे आ गए, राइट। तो जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा रिपल्शन होंगी वो फेवरेबल नहीं होगा, और जिस स्ट्रक्चर में रिपल्शन मिनिमम है वही फेवरेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस किया जाता है, ओके। फिर जो बॉन्ड पे रिपल्शन भी हैं तो वो भी देखी जाती हैं, 90 डिग्री वाली कितनी है, 180 डिग्री वाली कितनी है, राइट, सबको कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वन, चलिए अब ये क्वेश्चन है असर्शन रीजन, और इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले आप लोग एक बार चैट में बताओ मेरे को, आपने अगर ये क्वेश्चन किया है पहले ट्राई, क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई, या ब्लाइंडली आपने भी जो आंसर दिया हुआ तो उस आंसर को रटा और कर दिया, ऐसा हुआ क्या? तो क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो प्रोबेबली आपने शायद ओवरलुक की होंगी, और आपने जहां जहां आंसर ढूंढे होंगे ऑनलाइन उन्होंने भी ओवरलुक की, उन्होंने भी डायरेक्टली जो आंसर एनटी ने दिया था वही चिपका दिया, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, मैं जरा चैट देखता हूं, क्योंकि काफी बच्चों ने नॉर्मली ये अच्छा रिस्पांस हमें दिया है कि इस सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं जिनके आंसर में उनको लेके काफी डाउट था, जितने भी सोर्सेज से आपने ढूंढा देखा किसी ने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब इसके ऊपर आते हैं। देखो असर्शन में क्या लिखा है उन्होंने, 0 ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो गया ये? चलो रीजन बोला इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल। तो मैं बोलूंगा कि बकवास क्वेश्चन है ये, द वे इट हैज बीन डिजाइंड, जो स्टेटमेंट लिखी है ये थोड़ा सा गलत है। कैसे गलत है ये मैं नहीं बोलता, ये आई हैव सम एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो पॉजिटिव ओवरलैप दिखा है जब सेम फेज ओवरलैप होता है, और जब डिफरेंट फेज में ओवरलैप होता है, ओके, तो उसको हम नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं। और जब 0 ओवरलैप होता है तो उसका एक केस तो ऐसा बनता है कि वो टच ही नहीं कर रहे आपस में, ओवरलैप कर ही नहीं रहे हैं। जैसे ये आपका पी वाई ऑर्बिटल आ गया और ये आपका पी एक्स आ गया,
ठीक है, तो क्या इनके बीच में ओवरलैप हो पाएगा? नहीं। इसका लोब ऊपर है और नीचे है, इसका लोब राइट में और लेफ्ट में है, आपस में टच ही नहीं करेंगे। तो एक तो ऐसा सिनेरियो आ गया, राइट। दूसरा ऐसा आ गया जैसे एस और पी के बीच में ओवरलैप करवा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ओवरलैप है दैट इज अ पॉजिटिव ओवरलैप, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो नेगेटिव ओवरलैप है। तो जितना पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है उतना ही वहां पे नेगेटिव ओवरलैप भी हो रहा है, तो नेट ओवरलैप क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो जीरो ओवरलैप का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा आउट ऑफ फेज है। एक ओवरलैप यहाँ पे इन फेज था, एक आउट ऑफ फेज था, तो दोनों एक दूसरे को टोटली कैंसल आउट कर रहे थे। ठीक है, अब यही चीज अगर हम श्रीवर एटकिंस में देखें तो इन्होंने भी यहाँ पे कुछ ये ज्यादा अच्छे से आपको ये वाला डायग्राम थोड़ा अच्छे रेजोल्यूशन में दिखाई देगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में दिस इज पॉजिटिव ओवरलैप और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, एंड दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप इक्वल हो रहे हैं तो एक दूसरे को टोटली कैंसिल आउट करेंगे, नेट ओवरलैप आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये मेंशन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट बुक। जस्ट एज ट्रांसवर्स वेव्स इंटरफेयर इन अ कंस्ट्रक्टिव इन फेज और डिस्ट्रक्टिव आउट ऑफ फेज मैनर। आउट ऑफ फेज को आप जीरो ओवरलैप नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैप। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन डिजाइन हुआ है इसमें थोड़ा और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। दैट इज माय ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, बट कुछ एक्सपर्ट किताबों से मैंने जो देखा वो मुझे ये मिला, राइट, इसलिए हम उसकी डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, ये सारे ions or species are weakly attracted by a magnetic field and are magnetized in the same direction as magnetic field। चलिए इसको करिए जल्दी से। इसमें आपके 45 सेकंड के आसपास लगने चाहिए, नॉट मोर, से कम में भी हो सकता है, बट फिर भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और चैट में जल्दी से आंसर देना है, कौन बच्चा सबसे जल्दी आंसर देगा, एंड रीजन के साथ। ऐसा नहीं कि बस आंसर दे दिया, रीजन के साथ। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? देखो, O2 पैरामैग्नेटिक है, कॉपर 2 पॉजिटिव में क्या है? D9, D9 मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। Fe3 पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? अगेन अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही पैरामैग्नेटिक हैं और तीनों में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिफर कर रहे हैं, पर एटलीस्ट तीनों में पैरामैग्नेटिज्म है। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? पैरामैग्नेटिक आर सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक हैं तो दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और दे विल बी मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसको भी मैग्नेटाइज करेगा ये, ताकि तभी वो अट्रैक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन सही है। स्टेटमेंट टू, NaCl एंड वाटर आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे, अगर ये बोल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं वो, दैट मीन्स दे आर बीइंग रिपेल्ड। ओके, और रिपेल कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वाटर में आपको लगता है कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। वाटर का स्ट्रक्चर भी हम जानते हैं कैसा है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, तो इट इज डायमैग्नेटिक। NaCl भी डायमैग्नेटिक है, तो बिकॉज बोथ आर डायमैग्नेटिक सो दे विल बी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए दे आर मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसको एक छोटे से एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ठीक है छोटे से इसमें कवर टाइप का है, इसका फोम का है ना, बोट सी बनाई है और इसके ऊपर पानी का एक ग्लास रखा। ठीक है, ताकि ताकि फ्लोट करे और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की प्रेजेंस है। देखो टच नहीं किया इसको बिल्कुल भी, और देख रहे हैं कि जैसे पुश कर रहा है, इधर को ले जा रहा है, इधर को ले जा रहा है, राइट। तो इस सेटअप से ये कंफर्म होता है कि वाटर इज बीइंग रिपेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये आप घर पे कर सकते हो, यू जस्ट नीड अ स्ट्रॉन्ग इनफ मैग्नेट। और इसको हम ऐसे फ्लोट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि पानी का ग्लास तुम ऐसे टेबल पे रख दोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगी, रिपल्शन नहीं आएगी कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके पानी को आगे ले जाए। तो यू हैव टू मेक इट इन अ फ्लोटिंग अरेंजमेंट, ताकि हल्की सी भी रिपल्शन से इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ डायरेक्शन। ठीक है, तो देयर आर एक्सपेरिमेंट जो आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, चलिए अब ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से आंसर दो उसका, तो 30 सेकंड से भी पहले आंसर आ जाना चाहिए।
देखिए साई एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये बॉन्डिंग बन रहा है और नहीं बॉन्डिंग नहीं, मार्शेलो ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। साई एमओ इज साई ए माइनस साई बी और ये है साई ए प्लस साई बी। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ए आपका मैच कर जाएगा 3 के साथ एंटी बॉन्डिंग के साथ, और म्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज डाइपोल मोमेंट, एंड बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ये क्या होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। और जब दोनों वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ए मैच कर रहा है 3 के साथ, फाइन। बी मैच कर रहा है 1 के साथ, A3 B1 दैट इज थर्ड ऑप्शन। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल स्कोरिंग क्वेश्चन था ये, इसलिए आई थिंक सब बच्चों ने सही आंसर दिया ही होगा इसका। ठीक है, तो एमओटी में हमारे पास ये कंपैरिजन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना पूरे मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है। वो ऑर्बिटल किसी एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबका है, ठीक है, तो पॉलीसेंट्रिक है। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल एक सिंगल एटम को बिलोंग करता है। देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री ही कंबाइन करते हैं और मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट EOS। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, दैट इज कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे दे शुड बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। O मीन्स ओवरलैप, उनका इफेक्टिव ओवरलैप होना चाहिए, अच्छा ओवरलैप होना चाहिए। S मीन्स सिमेट्री, दे शुड बी ऑफ प्रॉपर सिमेट्री। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और ऐड हुए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्ट हुए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए अब ये आपके लिए होमवर्क, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाइपोल मोमेंट को लेके कि डाइपोल मोमेंट में कुछ एक्सेप्शन आती हैं। जैसे ये बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे लगाएं, हमें तो लगता है कि दोनों एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल आउट करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली इसका जो वैल्यू है 1.64 dBi है, विच इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट, ठीक है, 1.64। तो इसके पीछे रीजन क्या है, फिर इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों के देखिए डाइपोल मोमेंट को कंपेयर किया गया यहाँ पे, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट से नो डाउट खींच रहा होगा, पर मेसोमेरिक से काइंड ऑफ डोनेट कर रहा है। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो इसकी जहां पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा था, इसका डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका डाइपोल कंपैरेटिवली कम आया। फिर फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेट ज्यादा अच्छे से कर पाता है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन में फ्लोरीन और कार्बन के बीच में 2p2p ओवरलैप होने की वजह से इफेक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो इसको आप पढ़ लेना, आपके लिए ही ऐड किया हुआ है, तसल्ली से इसको पढ़ें क्लास में, मतलब क्लास से बाद, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑक्साइड विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये भी 30 सेकेंड्स, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा। पैरामैग्नेटिक, पहले ये हम एस ब्लॉक में पढ़ते थे इसको, अब एस ब्लॉक चला गया है, अब आपको बेसिक अपनी कॉमन सेंस के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। देखिए Na2O को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसमें Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस हैं। Na पॉजिटिव के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। O2 नेगेटिव भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक है। KO2 में K पॉजिटिव एंड O2 1 नेगेटिव है। बेटा O2 1 नेगेटिव क्या होता है, सुपर ऑक्साइड आयन, ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और O2 1 नेगेटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो KO2 एनायन की वजह से पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, NO2 में, NO2 आप जानते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें होता ही है, तो पैरामैग्नेटिक है ये, तो ये भी है, ये भी है। N2O में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे क्योंकि 2 नाइट्रोजन आ गए। NO2 में वैसे आप ऐड करके देखो, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 5 + 6 + 6 ऑड नंबर निकलेगा, सारे पेयर हो ही नहीं सकते, ठीक है। N2 में सारे पेयर हैं। ClO2 की बात करें हम, ClO2 में भी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी ऑड नंबर है, ऑक्सीजन की इवन नंबर है, आप ऐड करेंगे तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा ClO2 में, तो ये भी आपके पास पैरामैग्नेटिक आ गया। NO अगेन 5 + 6 ऑड नंबर आएगा। SO2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, Cl2 में भी सारे पेयर्ड है क्योंकि 2 क्लोरीन आ गई अब, ठीक है, अब सारे इसमें पेयर हो जाएंगे, राइट। Cl2O का स्ट्रक्चर आपने देखा भी है, लास्ट क्लास में हमने इसका बॉन्ड एंगल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन क्लोरीन को डोनेट करता है, p/d बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्पीशीज हैं विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डन।
नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ स्पीशीज और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए इसको भी। अब आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या चाहिए हमें? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो साइनाइड और NO पॉजिटिव दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। O2 का कितना आता है 2, O2 पॉजिटिव का 2.5 और O2 2 पॉजिटिव का भी 3, क्योंकि O2 2 पॉजिटिव इज इक्विवेलेंट टू N2। तो ये दो और ये 3 स्पीशीज ऐसी हैं जिनका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन, कंसिडर द स्पीशीज, ये तीनों हैं, इनके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आराम से 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्या होगा, CH4 NH4 पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। देखो सेंट्रल एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, N ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज था, तो 5 से 1 चला गया, 4 बचे। B ने गेन कर लिया, उसके पास भी 4 बचे। तीनों में ही सेंट्रल एटम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो तीनों परफेक्ट टेट्राहीड्रल हैं। ओके, परफेक्ट। तो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नहीं, ओनली 2 नहीं, तीनों। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है ही है, क्योंकि N पॉजिटिव के पास उतने इलेक्ट्रॉन जितने कार्बन के पास है, B नेगेटिव के पास भी उतने जितने कार्बन के पास है। H को तो फिर कंपेयर करेंगे नहीं, वो कॉमन है। तो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स। डन। अब ये कुछ आपके लिए एडिशनल नोट्स लैटिस एनर्जी के बारे में, कि लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर कैसा आएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को लेके भी क्वेश्चन आते हैं, तो यू कैन एड इट। अगर आपको इसमें कोई काम की चीज़ मिलती है जो आपको नहीं पता थी, तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। और ये लास्ट होमवर्क आपके लिए है, ये है कि हैलोजन्स के जो कलर आते हैं, उस कलर को लेके भी आई थिंक क्वेश्चन पहले एक बार आया हुआ है, कि कलर के पीछे कौन सी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ हैलोजन्स। देखिए, तो फ्लोरीन का ऐसे पेल येलो कलर आता है, तो उसमें पाई एंटी बॉन्डिंग 2p से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p में ट्रांजिशन होती है। ये याद रखो, पाई एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फ्लोरीन में 2p से 2p, क्लोरीन में 3p से 3p, ब्रोमीन में 4p से 4p, और I2 में 5p से 5p। और कहाँ से, पाई एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये होमो है, ये ल्यूमो है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन होती है। फाइन। और अब देखो, I2 में कलर वायलेट दिख रहा है, वायलेट और येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। वायलेट कलर तब दिखते हैं जब येलो एब्जॉर्ब होता है, और येलो तब दिखते हैं जब वायलेट एब्जॉर्ब हो रहा है। और विबग्योर के अकॉर्डिंग ज्यादा एनर्जी वाला कलर कौन सा है, वायलेट। तो F2 में अगर आपको येलो कलर दिख रहा है, इट मींस वायलेट वाली रेंज में एब्जॉर्प्शन हुई होगी, तो दैट मींस F2 का एनर्जी गैप ज्यादा बड़ा था। इलेक्ट्रॉन को जंप करने वाला जो गैप था ना, ये पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच में, ये काफी बड़ा था, इसलिए वहां पे वायलेट कलर की रेंज में एब्जॉर्ब हुआ, तभी आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है, एक्साइटेशन एनर्जी लाइज इन द सीक्वेंस। F2 की एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। तो गैसेस F2 एक्चुअली एब्जॉर्ब्स द हाईएस्ट एनर्जी लाइट, दैट इज वायलेट लाइट, देयरफॉर इट अपीयर्स पेल येलो। जबकि गैसेस आयोडीन एब्जॉर्ब द लोअर एनर्जी लाइट, येलो ग्रीन, और वो वायलेट दिखती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आई थिंक पूछा गया ऑलरेडी, एक बार पूछा जा चुका है, पर ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन कहीं पे। ठीक है, तो आई थिंक दैट समराइजेज आज का लेक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में एक बार से बताइए कि सेशन कैसा रहा, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा इसमें अच्छी लगी बाकी लेक्चर से। और यही PYQ जब आप और बुक से, वेबसाइट से पढ़ते हो, तो आपको क्या सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलता है, और यहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, ये आपको बताना है। और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए और इस होमवर्क को अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए, कीप स्माइलिंग, बाय।